लौकिक जी पार्टिसिपेंट्स अपने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, उनमें एक जनरल सी कन्फ्यूजन जो है वो चल रही होती है कि सॉइल साइंस का, क्योंकि बहुत वो एक एक्सटेंसिव किस्म का कोर्स है, बहुत ही उसके अंदर यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी साइंस हम उसको कह सकते हैं, तो उसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें कवर हो रही होती हैं जिनका एग्रीकल्चर से डायरेक्ट लिंक जो है वो हमें कम नज़र आ रहा होता है। नो डाउट इंटरक्टिव चीज़ें एग्रीकल्चर से लिंक होती हैं, लेकिन एओ की जो प्रिपरेशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो उसका थोड़ा सा कम हमें शेयर मिलता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कहीं से भी गाइडलाइन ली जाए, तो उनकी तरफ से जो भी एक्सपर्ट पर्सन है जिसने भी अटेम्प्ट दी हुई है, तो वो यही रिकमेंड करते हैं क्या आप एस सी एस का जो है ना वो बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर वाला जो पोर्शन है उसमें से डेफिनेशन वगैरह को कवर करें, और अगर आपके पास कोई बेसिक कोर्स के नोट्स पड़े हुए हैं उनको रिवाइज कर लें, और अगर पार्ट्स पास पेपर आपके पास हैं एओ पे, तो एओ एक्सटेंशन के खास तौर पे अगर वहाँ पे कोई सॉइल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनको प्रिपेयर कर लें। यानी कि 3 पॉइंट्स हैं जिनसे हमने प्रिपरेशन करनी है। हमने इसको इतनी एलेबोरेशन के साथ लेके एस सी एस को नहीं चलना जितना हम अपनी दूसरे जो कोर्सेज हैं उनको कंसर्न कर रहे होते हैं। नो डाउट जो डिपार्टमेंटल सिलेक्शन हैं जहाँ पे एस सी एस के लोग जो हैं वो एज अ जूनियर साइंटिस्ट या ए आर ओ जो है वो अपॉइंट हो रहे होते हैं, तो वहाँ पे इनकी एक एक्सटेंसिव प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है। लेकिन क्योंकि आफ्टर बैचलर डायरेक्ट जो है वो जो वैकेंसीज हमारे लिए या मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट जो इस वक्त बैचलर लेवल पे हैं, उनके लिए जहाँ पे उनकी फिजिबिलिटी बनेगी वो ईओ एक्सटेंशन है। तो इसीलिए जो है वो एओ एक्सटेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम एस सी एस को पहले देखेंगे। तो इसीलिए मैंने जो है वो कुछ चीज़ें जो कोर्स हमारा वही रहेगा एस सी एस का, लेकिन उसको हम थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे, यानी कि इतना ज़्यादा एलेबोरेशन में नहीं जाएंगे। जस्ट जो डेफिनेशन हैं जो उसमें मेन कंसेप्ट है चीज़ों का उन्हीं को सिर्फ लेके चलेंगे। तो पार्टिसिपेंट्स क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है और मेरी आवाज़ आ रही है, ताकि हम अपना प्रॉपरली जो है वो आज का लेक्चर स्टार्ट करें। एनी जी जी, पार्टिसिपेंट? आ रही है आवाज, स्क्रीन भी शेयर हो रही है। ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो हम देखते हैं कि आज के हमारे एस सी एस के जो लेक्चरेट है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं जिनको हमने ब्रीफली जो है वो देखना है। पार्टिसिपेंट इससे जो है वो टेंशन नहीं लेनी कि इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो एलेबोरेट की जाएंगी, बट दीज विल बी इन ब्रीफ मैनर। 4 स्फीयर्स ऑफ अर्थ सबसे पहले हम देखेंगे, उसके बाद मिनरल्स देखेंगे और इनकी टाइप्स, रॉक्स और इनकी टाइप्स, वेदरिंग और उसकी टाइप्स, इंट्रोडक्शन टू पेरेंट मटेरियल एंड इट्स ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। तो यानी कि 4 जो हैं वो मेन चीज़ें हम आज जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स मूव विद स्फीयर्स ऑफ अर्थ। जो अर्थ है इसके 4 स्फीयर्स हैं हमारे पास, जिनमें लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, बायोस्फीयर और एटमोस्फियर जो हैं वो माने जाते हैं। सबसे पहले लिथो को देखते हैं। लिथो का वर्ड जो है वो जियोस्फियर के लिए हम दूसरी जो फॉर्म है वो लिथोस्फियर यूज कर रहे होते हैं। तो इट्स सॉलिड रॉकी और क्रस्ट कवरिंग द एंटायर प्लेनेट। तो सारे प्लेनेट की जो आउटसाइड पे जो इस ज़मीन के ऊपर एक होल है सारे का सारा, जिसके अंदर सारी की सारी रॉक्स अवेलेबल हैं, उसको हम लिथोस्फीयर के नेम से जानते हैं। तो ये सारी की सारी जो सरफेस है अर्थ की वो इससे हमें जो है वो अंदाज़ा हो सकता है कि जितनी भी सरफेस है अर्थ की वो सारी की सारी लिथोस्फीयर में आती है।
तो पार्टिसिपेंट ये डेफिनेशन वगैरह देख के भी थोड़ा सा यही माइंड सेट बनता होगा कि पता नहीं इसमें से, क्योंकि अगर हम इसको कंपेयर करें ना एंटोमोलॉजी, एग्रोनॉमी, प्लांट पैथोलॉजी या फिर हॉर्टिकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अगर हम कंपेयर करें तो हमें वाकई ही पता चल रहा होता है कि ये एक्सटेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी एज मच एज इम्पोर्टेंस नहीं है जितनी दूसरे जो हैं वो कोर्सेज उनकी हैं। लेकिन जितने भी जो अटेम्प्ट जिन्होंने दी है यहाँ पे जो पीपीएससी एग्री के जो पर्सन्स डील कर रहे होते हैं पैनल के अंदर, उनसे अगर हम डिस्कशन करें तो वो हमें यही बताते हैं कि आपको इसको कवर कर लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जो इंटरव्यू पैनल है वहाँ पे जो पर्सन सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के तौर पे आया हुआ है वो पर्सन किसी यूनिवर्सिटी के सॉइल साइंस डिपार्टमेंट से जो है वो उसकी ज्वाइनिंग हो, तो फिर उसने हमें एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, हॉर्टिकल्चर या एग्रोनॉमी का थोड़ा पूछना है तो वो तो उस बेचारे को खुद को नहीं आता होगा, तो वो फिर हमें शिफ्ट करेगा टूवर्ड्स आप कह सकते हैं सॉइल साइंस के कुछ ना कुछ जो लाइट लाइट से कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी तरफ वो हमें शिफ्ट करेगा। नो डाउट वो दूसरी चीज़ों को भी टच देगा, लेकिन उसका मेन कंसर्न जो होगा इंटरव्यू के दौरान या फिर अगर वो टेस्ट डिजाइन करता है तो उसका टेस्ट के दौरान भी मेन कंसर्न जो है वो सॉइल साइंस की चीज़ों के साथ होगा। तो इसलिए उसको एक फ्लो में लेने के लिए बेसिक्स एग्रीकल्चर में भी ये चीज़ें डिस्कस की गई हैं। इन 3-4 चीज़ों को पॉइंट को हम जहन में रखते हुए हम इस पोर्शन को स्किप नहीं कर सकते, बेशक ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता। तो इसके लिए अपने ब्रेन को जो है वो थोड़ा सा रेडी करें कि ये नो डाउट थोड़ा सा लेस इम्पोर्टेंट है लेकिन हमें इसको कवर करना होगा। नेक्स्ट इज हाइड्रोस्फीयर, कंपोज्ड ऑफ ऑल ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ। तो ज़मीन के ऊपर जितना भी पानी है उसके उस उन सब को जब हम मिला देते हैं तो वो ज़मीन का वो वाला पोर्शन हाइड्रोस्फीयर कहलाता है। तो मॉइस्चर इन एयर, तो जो हवा के अंदर जो मॉइस्चर होता है वो भी हाइड्रोस्फीयर में ही आता है। अगर हम स्टैटिकली देखें तो 97% जो पानी है वो ओशन वाटर की शक्ल में ज़मीन पे मौजूद है, 3% जो है वो फ्रेश वाटर की शक्ल में है। अब ये जो फ्रेश वाटर है उसका भी थर्ड फोर्थ यानी कि 4 में से 3 हिस्से जो हैं वो फ्रेश वाटर जो है वो आइस शीट्स की शक्ल में यानी कि ग्लेशियर्स वगैरह के अंदर जो है वो लॉक हुआ हुआ है। सिर्फ और सिर्फ 1 पार्ट जो है यानी कि 1 पार्ट आउट ऑफ 4 पार्ट्स जो फ्रेश वाटर है वो हमें दरियाओं झीलों में नजर आता है। नेक्स्ट इज बायोस्फीयर। ये जो बायोस्फीयर है ये हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, इधर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मिस्टेक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ऊपर कंसिस्ट करता है बायोस्फीयर। नेक्स्ट एटमॉस्फेयर है, इट इज द एनवेलप ऑफ गैसेस अराउंड द अर्थ। तो पार्टिसिपेंट यहाँ पे जो हमारा आज का एक कंटेंट है वो खत्म हो जाता है। तो इसको अगर हम थोड़ा समराइज करें तो जो जमीन के जो स्फीयर्स हैं उसके अंदर 4 स्फीयर्स हैं, लिथोस्फीयर, नेक्स्ट उसके बाद हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। इनकी डेफिनेशन जो है वो ऑलमोस्ट हर एक पर्सन को जो है वो क्लियर होंगी। नेक्स्ट हम चलते हैं मिनरल्स के ऊपर। अब पार्टिसिपेंट देखें यानी कि वो सारा एक मेजर कोर्स को लेके हम जब शार्प करेंगे, उसको शार्प डाउन करेंगे तो वो एग्रीकल्चर से जो है वो लिंक करना स्टार्ट कर देगा। तो मिनरल जो है ये टर्मिनोलॉजी हम कहीं ना कहीं जो है वो एग्रीकल्चर में यूज कर रहे होते हैं। तो मिनरल इज द नेचुरल एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी कि ये नेचुरली हुई बनी हुई हो जमीन के अंदर और ये इनऑर्गेनिक इन नेचर हो। ऑर्गेनिक अगर होगी तो वो मिनरल नहीं कहलाएगा, बेशक वो जमीन के अंदर भी पाई जा रही है चीज। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस टू ऑफ डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन एंड जनरली विद डेफिनेट क्रिस्टल फॉर्म। ये बेशक आगे वाला जो डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन और जो डेफिनेट क्रिस्टल फॉर्म है इसको आप छोड़ भी दें, बस आप ये वाला इसका जो मेन पोर्शन है इन और नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इन सॉइल, अगर आप ये जस्ट याद रख लें तो ये भी मिनरल की डेफिनेशन को उसका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए इनाफ होगा। तो आगे हम देखते हैं कि मिनरल की टाइप्स कौन कौन सी हैं। मिनरल की हमारे पास 2 टाइप्स हैं, प्राइमरी मिनरल्स होते हैं और सेकेंडरी मिनरल्स होते हैं। अब प्राइमरी मिनरल्स तो ऐसे होते हैं कि दीज आर नॉट अल्टर्ड केमिकली सिंस डेपोजिशन एंड क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम मोल्टन लावा। तो जो मोल्टन लावा होता है उसमें से जैसे मिनरल निकला था जमीन में से वैसे का वैसे ही वो सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ होता है, उसके अंदर किसी किस्म की भी जो है वो चेंजेस नहीं आ रही होती। तो इस तरह के जो मिनरल हैं इनको हम प्राइमरी मिनरल यानी कि दे हैव नॉट चेंज देयर केमिकल कंपोजिशन, वो जब से पैदा हुए थे या जमीन के ऊपर निकले थे ये वाले मिनरल्स वो वैसे के वैसे ही अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट सेकेंडरी मिनरल, these result
फ्रॉम द डेपोजिशन डीकम्पोजिशन ऑफ प्राइमरी मिनरल्स। तो प्राइमरी मिनरल्स के अंदर किसी भी किस्म की होने वाली चेंजेस के रिजल्ट में हमारे पास नए मिनरल्स डेवलप होते हैं, इनको हम सेकेंडरी मिनरल के नेम से जानते हैं। तो पार्टिसिपेंट यहाँ पे हमने देखा कि वैसे तो अगर हम किसी और सब्जेक्ट में हों तो इतनी देर में हम कभी भी जो है वो दो कंटेंट जो है वो कवर नहीं पे कर सकते हैं। वहाँ पे तो इतनी देर में मुश्किल से भी आधा कंटेंट कवर होगा, लेकिन एसईएस को हम इतने ब्रॉड मैनर में लेके चलेंगे। इसके चंद एक जस्ट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको पीपीएससी एओ के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस हासिल है, तो उनको हम एलेबोरेशन जैसा कि कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो सॉइल की टेस्टिंग में यूज़ होती हैं, कुछ सॉइल टेस्टिंग की टर्मिनोलॉजीज हैं वो वहाँ पे यूज़ हो रही होती हैं। तो इस तरह के जो मीटर्स वगैरह और जो प्योरली जिनका लिंक जो है वो सॉइल मैनेजमेंट के साथ है या प्लांट न्यूट्रिशन के साथ है, उनको हम अच्छी तरह डील करेंगे। बट दीज आर द जनरल कॉन्सेप्ट्स, तो इनमें से हम एक दफ़ा गो थ्रू ज़रूर होंगे बट इन वेरी स्पीडी मैनर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रॉक। अब जिस वक्त मिनरल जो हैं वो इकट्ठे होते हैं, सारी बात है कि मिनरल कभी भी ज़मीन के अंदर, यानी कि अगर हम कहें सोडियम है वो एक मिनरल है, वो ज़मीन के अंदर अलहदा होकर बैठा होगा, सोडियम साथ कहेंगे कि अब मेरे पास कोई ना आए। कैल्शियम है तो कैल्शियम ज़मीन में अलहदा होकर कहीं पे बैठा हुआ होगा, वो कहेगा कि अब दुनिया में जितने बाकी मिनरल्स हैं वो मुझसे दूर हो जाए। इसी तरह कुछ और जो चीज़ें हैं वो, ये नहीं होता कि ये सारे मिनरल्स अलग अलग होकर बैठे हों ज़मीन के अंदर, बल्कि ये सारे के सारे इकट्ठे हुए होते हैं एक दूसरे के साथ, जो हैं वो दो दो तीन तीन की शक्ल में ग्रुप्स बना के रहते हैं और बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं। तो ये जो हार्ड स्ट्रक्चर मिनरल्स के मिलने की वजह से बन रहे होते हैं, नेचुरली बनते हैं, इनको हम रॉक्स कहते हैं। अ नेचुरल एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स टू फॉर्म एन एप्रिशिएबल पार्ट ऑफ सॉइल पोर्शन। तो इसको, ये जो इसकी इतनी लंबी डेफिनेशन है उसमें से जस्ट आप ये वाला अगर पोर्शन कर लें, नेचुरल एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स, यही इसका एक मेन कॉन्सेप्ट है कि जो रॉक्स होती हैं वो मिनरल्स का एग्रीगेट होती हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, रॉक्स की भी हमारे पास कुछ टाइप्स हैं। रॉक्स की हमारे पास तीन टाइप्स हैं। इग्निशियस रॉक्स होती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं और सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। पार्टिसिपेंट जस्ट आई विल चेक चैट बॉक्स, कहीं किसी पार्टिसिपेंट को कोई इशू तो नहीं हो रहा। ओके, तो हमारे पास हैं थ्री मेन टाइप्स होती हैं, इग्निशियस रॉक्स होती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं और सेडिमेंट्री। अब इन तीन का जो है वो हम डिफरेंस देखते हैं। ये जो बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर वाली बुक है उसमें प्रॉपरली इनकी जो है वो डेफिनेशन वहाँ पे डिस्कस की गई है, देयरफॉर वी हैव टू कवर दैट। इग्निशियस का नाम ही जैसा कि जाहिर कर रहा है कि दीज आर फॉर्म्ड बाय द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ एक्सट्रीमली हॉट मोल्टन मटेरियल, जिसको हम लावा कह रहे होते हैं। लावा जिस वक्त जमीन के ऊपर निकल आता है फिर वो वहाँ पे कूलिंग डाउन उसका प्रोसेस होता है, तो उसके रिजल्ट में जो हमारे पास रॉक्स बन रही होती हैं उनको इग्निशियस रॉक्स कहते हैं। अब देखें, इग्निशियस रॉक्स जो हैं उसके लिए जो मटेरियल है वो जमीन के अंदर से ही आया, यानी कि लावा जो होता है वो आसमान से थोड़ी गिरता है, वो तो जमीन के अंदर से निकलता है। वो जमीन के अंदर से काफी ज्यादा जो मिनरल्स होते हैं उनको मिक्स करके सॉइल के सरफेस के ऊपर फेंकता है और वहां पे वो सॉलिडिफाई होते हैं। अब उसके अंदर यानी कि कह लेंगे एग्रीगेट ऑफ मिनरल भी है और वो नेचुरली एक वहां पे चीज बनी है, तो इसको हम वो सॉइल के सरफेस के ऊपर है, इसलिए हम इसको रॉक कहते हैं। और क्योंकि बर्निंग के प्रोसेस से ये गुजरी है तो इसको हम इग्निशियस रॉक कहेंगे। नेक्स्ट is sedimentary rock. Sedimentary rocks are formed from the layers of accumulated sediments. अब कभी कभी ऐसे होता है कि जो इग्निशियस रॉक्स या कोई और जो रॉक्स होती हैं वो टूट टूट के दूसरी तरफ जो हैं वो चली जाती हैं और वहाँ पे उसके जो पोर्शन होते हैं वो वहाँ पे सेडिमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, एरिया ए है, कोई भी एरिया हिली हिली एरियाज में है, वहाँ से वो जो एक रॉक है उसका जो मटेरियल है वो टूट टूट के किसी भी, आप कहें कि जो हमारे पास हमारे प्लेन एरियाज हैं, मैदानी इलाके हैं, वहां पे आके वो इकट्ठा हो जाता है और जमीन के अंदर जो है वो एक लेयर की फॉर्म में मौजूद हो जाता है और वहां पे सख्त कंपैक्ट मैस बन जाता है उसी मिनरल का। तो क्योंकि ये सेडिमेंटेशन के रिजल्ट में बनी है तो इसको हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। नेक्स्ट, मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब जिस वक्त इग्निशियस रॉक्स जो हैं वो और सेडिमेंट्री रॉक्स और जो जिस वक्त इन्वायरमेंट से एक्सपोज होती हैं वहाँ पे टेम्परेचर भी होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इन दोनों टाइप्स यानी कि इग्निशियस और सेडिमेंट्री के अंदर
चेंजेस हो जाती हैं, उसकी फॉर्म जो है वो चेंज होती है। तो ये जो चेंज इन फॉर्म का जो प्रोसेस है उसके रिजल्ट में नई रॉक्स डेवलप होती हैं। तो इन ये नई जो फॉर्म बनती है रॉक्स की उसको हम मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। इट इज फॉर्म ड्यू टू चेंज इन शेप ऑफ प्री एग्जिस्टिंग इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स। तो पार्टिसिपेंट नेक्स्ट हमारा जो है वो ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट जो कंटेंट है आज के लेक्चर का, इट्स वेदरिंग। Weathering is a process in which different physical and chemical changes are produced in rocks at or near the Earth's surface by atmospheric agents। तो weathering का फिनोमेना जो होता है वो टोटली उसके ऊपर रॉक्स के ऊपर हो रहा होता है, जिसके रिजल्ट में कोई भी इन्वायरमेंटल जो फैक्टर होता है वो आके उस रॉक को तोड़ फोड़ करने स्टार्ट करता है उस रॉक की। तो ये वाला जो प्रोसेस है जिसमें रॉक्स जो हैं वो टूटती हैं ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर, तो उसको हम वेदरिंग कहते हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर, नेचुरली ये फिनोमेना हो रहा होता है। अगर मैन मेड इसमें इन्वॉल्व हो जाए तो इसको हम जो है वो ट्रू नेचर जो वेदरिंग की है वो नहीं कंसीडर कर। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ वेदरिंग हमारे पास कौन कौन सी हैं? मैकेनिकल या फिजिकल वेदरिंग हो सकती है और केमिकल वेदरिंग हो सकती है। अब ये जो मैकेनिकल वेदरिंग है इसी को हम डिसइंटीग्रेशन के नेम से जानते हैं, जबकि जो केमिकल वेदरिंग है उसको डीकम्पोजिशन के नेम से। तो नाम से ही जाहिर हो रहा है कि जिस वक्त मैकेनिकल फिजिकल या डिसइंटीग्रेशन वाली वेदरिंग होगी उसके रिजल्ट में रॉक्स का साइज इस वक्त होता है उसको हम मैकेनिकल या फिजिकल वेदरिंग कहते हैं, जिसके लिए दूसरा नेम डिसइंटीग्रेशन यूज किया जाता है। जबकि जो केमिकल वेदरिंग है जिसको हम डीकम्पोजिशन कहते हैं उसके दौरान सॉइल के अंदर रॉक के अंदर जो है वो केमिकल चेंजेस टेक प्लेस करती हैं, यानी कि उसकी जो केमिकल नेचर है वो चेंज हो रही होती है। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इसके बाद वेदरिंग के जो फैक्टर्स और उसके दौरान होने वाले जो प्रोसेस हैं। अब अगर हम मैकेनिकल वेदरिंग देखें तो उसके अंदर जो फैक्टर्स और जो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं उसमें सबसे पहला फैक्टर जो है वो टेम्परेचर है, उसके बाद वाटर है, विंड है, आइस है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स या फिर एनिमल्स हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स जिस वक्त आके एक रॉक के ऊपर अपना एक्शन शो करते हैं तो इनकी वजह से कोई केमिकल चेंज नहीं आती, बल्कि ये जो है ये जो रॉक है उसको पीसीज में चेंज करते हैं। उसका कुछ जो पोर्शन होता है, बेशक वो मैक्रो पोर्शन हो माइक्रो पोर्शन हो, उसको रॉक से अलग करने का बायस बनते हैं। तो ये वाले जो फैक्टर्स हैं दीज आर द फिजिकल वेदरिंग फैक्टर्स, या फिर इसको हम डिसइंटीग्रेशन फैक्टर्स भी कहते हैं रॉक्स के लिए। जबकि नेक्स्ट साइड पे जो है हमारे पास केमिकल वेदरिंग जिसको हम डीकम्पोजिशन कहते हैं। पार्टिसिपेंट जस्ट वेट अ मिनट। ओके पार्टिसिपेंट्स, आई एम बैक। मेरे बैकग्राउंड पे जो है वो कुछ आवाज़ें स्टार्ट हो गई थी, इसीलिए मुझे म्यूट होना पड़ा है। एंड नेक्स्ट इज केमिकल वेदरिंग, या फिर जिसको हम डीकम्पोजिशन के नेम से जान रहे होते हैं। अब पार्टिसिपेंट जो डीकम्पोजिशन है ये इसके जो फैक्टर्स हैं वो बहुत ही अंडरस्टैंडेबल, या उसको कहें कि वो अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड होते हैं, वो प्रोसेस होते हैं। हाइड्रेशन हो सकती है। हाइड्रेशन में ये होता है कि जो वाटर होता है वो रॉक्स के अंदर ऐड हो रहा होता है। हाइड्रोलिसिस हो सकती है, यानी कि आप कह सकते हैं कि हाइड्रेशन में हाइड्रोजन ऐड होती है, हाइड्रोलिसिस में वाटर ऐड होता है। और नेक्स्ट वाटर जो है वो ऐड इस सेंस में होता है कि वो डीकम्पोज होके, यानी कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस की फॉर्म में जो है वो किसी भी रॉक के अंदर ऐड होता है। नेक्स्ट डिसोल्यूशन होती है, यानी कि ये जो पानी। दोबारा बता दें मान पर हाइड्रेशन और ओके ओके। हाइड्रेशन का अगर हम कॉन्सेप्ट देखें तो इट इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस टू अ मटेरियल। अब ये फिनोमेना ऐसे होता है कि जो हाइड्रोजन वहाँ पे इसके रॉक के अंदर जानी होती है वो हाइड्रोजन आती वाटर से ही है। सपोज करें कि अगर मैं यहाँ पे जो है वो ड्रा करने की कोशिश करूँ, फॉर एग्जांपल ये एक रॉक है
ओके, इसके इस पोर्शन में जो है वो हाइड्रोजन हमने ऐड करनी है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोजन आएगी कहाँ से। हाइड्रोजन यहाँ पे जो पड़ा हुआ है इधर इसके इर्द गिर्द कहीं पे भी पड़ा हुआ कुछ वाटर है, बेशक वो इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद है, बेशक वो सॉइल के अंदर मौजूद है, जहाँ पे भी वाटर अवेलेबल होगा वो वाटर जो है, क्योंकि इधर हाइड्रोजन की अब कमी हो गई है और वाटर के अंदर हमेशा जो है वो उसकी ज्यादती होती है हाइड्रोजन की, तो वहां से जो हाइड्रोजन है H पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोजन आयंस की शक्ल में जो है प्रोटॉन्स की शक्ल में इस रॉक के अंदर जो है वो ऐड होगी। अब होता ही है कि यहाँ से कोई भी कटाइन जो है वो निकलता है, टूट के उतरता है और उसकी जगह पे जाके हाइड्रोजन लग जाती है। अब देखें कि हाइड्रोजन के ऐड होने की वजह से यहाँ से कोई जो कैटायन है वो रिमूव हो गया है। तो इस तरह के फिनोमेना के दौरान भी हम कहते हैं कि जो रॉक होती है वो टूटने फूटने का शिकार होती है, उसका जो है वो केमिकल नेचर जो है वो चेंज हो रही होती है, मींस डीकम्पोजिशन होती है, वो वीक हो जाती है जिसकी वजह से वो टूटती है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रेशन। नेक्स्ट इज हाइड्रोलिसिस, वाटर ऐड होता है। अब जिस वक्त हाइड्रोजेशन होती है उस वक्त तो सिर्फ और सिर्फ ये H पॉजिटिव आयन ऐड हुआ था। अब कभी भी ऐसे होता है कि जो सारे का सारा वाटर मॉलिक्यूल है वो जाके इस रॉक के किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर जो है वो ऐड होगा, मीन होल वाटर की एडिशन भी हो सकती है। उसके अलावा जैसे ये हाइड्रोजन टूटा है तो इसके साथ कोई ना कोई हाइड्रोक्सल भी तो बना ही होगा, वो वाला जो हाइड्रोक्सल आयन था वो भी इसके साथ जो है वो ऐड होगा। अगर तो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन ऐड हो तो इट विल बी कॉल्ड हाइड्रेशन। लेकिन अगर ये दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोक्सल या फिर वाटर सारे का सारा मॉलिक्यूल एक रॉक के अंदर जो है वो किसी ना किसी साइट के ऊपर जाके ऐड हो जिसकी वजह से उसकी केमिकल नेचर चेंज हो जाए तो इसको हम हाइड्रोलाइसिस का फिनोमेना कहते हैं। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स हमारे पास हैं डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के फिनोमेना में ये होता है कि जो किसी भी कोई भी जो पार्ट होता है रॉक का वो पानी के अंदर मिक्स होके दूसरी जगह बहना स्टार्ट हो जाता है, तो इसके रिजल्ट में भी जो रॉक है वो टूटती है। नेक्स्ट एसिड रिएक्शंस, तो सॉइल के अंदर जो है वो एसिड्स होते हैं, एयर से भी जो है वो एसिड रेन की शक्ल में एसिड्स रॉक्स के ऊपर गिरते रहते हैं, तो इसके रिजल्ट में जो है उसकी डीकम्पोजिशन का जो है वो फिनोमेना हो सकता है। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की वजह से भी, यानी कि एनवायरनमेंट के अंदर हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है तो उनका जो है वो म्यूचुअल एक्सचेंज होता रहता है रॉक्स के साथ जिसकी, तो आप समझ लें कि 5 जो हैं वो फैक्टर्स केमिकल फैक्टर्स हैं, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रेशन, डिसोल्यूशन, एसिड रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो इनको जो है वो अगर हम एओ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इतना जो एक्सटेंसिव किस्म का मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि वो इसमें से कोई ना कोई जो है वो एमसीक्यू पूछ ले, यानी कि ये जो डिसोल्यूशन है ये किस किस्म का जो है वो फिनोमेना है, कि ये केमिकल फिनोमेना है या फिर ये फिजिकल फिनोमेना है। तो इस तरह का कोई जो है वो क्वेश्चन रेज किया जा सकता है, लेकिन प्रॉपरली इसमें से कोई हम कहें कि अगर कोई टारगेटेड जिस तरह हम दूसरी बुक्स में कह रहे होते हैं कि एक इंसेक्ट्स का ईटीएल लेवल याद करें, डिजीज के सिम्टम याद करें, जो है एग्रोनॉमी में उसमें हम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज के ऊपर जोर दे रहे होते हैं, हॉर्टिकल्चर में भी जो है वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, तो इसको हम ऐसा सच कह नहीं सकते कि इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, इसको जस्ट एक दफ़ा जो है वो गो थ्रू होना ही इनफ होगा एट द टाइम ऑफ टेस्ट। नेक्स्ट पेरेंट मटेरियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो कंसेप्ट है अगर हम देखें जर्नल डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अनकंसोलिडेटेड प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग फ्रॉम विच सॉइल डेवलप्स। अब जिस वक्त वेदरिंग होती है तो उसके रिजल्ट में रॉक टूट जाती है, रॉक के टूटने की वजह से एक अनकंसोलिडेटेड यानी कि लूज सा प्रोडक्ट बनता है जिसका ना तो वो उसका रॉक का पार्ट होता है और ना अभी वो सॉइल का पार्ट होता है, वो इन दोनों के इन बिटवीन कहीं पे होता है। अब नेक्स्ट इसकी फेज क्या होती है कि ये जो अनकंसोलिडेटेड पार्ट होता है ये सॉइल के अंदर मिक्स होना होता है, मींस ये वो वाला मटेरियल है जो बना कहाँ से था, वेदरिंग के रिजल्ट में रॉक से बना था, और इसकी फेट क्या है, इसकी किस्मत क्या है, इसने किसके साथ जाके मिलना है, सॉइल के साथ जाके मिलना है, यानी कि सॉइल डेवलप होगी इससे। तो हम कह सकते हैं कि अनकंसोलिडेटेड प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग फ्रॉम विच सॉइल डेवलप्स इज कॉल्ड पेरेंट मटेरियल। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स, टाइप्स ऑफ पेरेंट मटेरियल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप कह लें कि इसका जो ये वाला जो पोर्शन हम नेक्स्ट कवर करेंगे ये ईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट इंपॉर्टेंस रखता है।
तो पेरेंट मटेरियल की टाइप्स की बात करें तो वो या तो सेडिमेंट्री हो सकते हैं और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेड हो सकते हैं। सेडिमेंट्री को अगर हम देखें तो द पेरेंट मटेरियल फॉर्म्ड इन प्लेस एंड स्टिल एट द ओरिजिनल साइट, यानी कि जहाँ से वो ओरिजिनेट होता है वहाँ पे अगर पेरेंट मटेरियल पड़े का पड़ा रह जाए, यानी कि जिस रॉक से उतरा है उस रॉक के साथ ही कहीं पे मौजूद हो, तो उसको हम सेडिमेंट्री या रेजिड्यूल जो है पेरेंट मटेरियल कहते हैं। जबकि जो ट्रांसपोर्टेड है इसके दौरान जहाँ पे फॉर एग्जांपल हिली एरियाज में कोई रॉक है वहाँ से वो मटेरियल टूटता है और उसको कोई भी फैक्टर जो है वो किसी भी आप कह सकते हैं हमारे प्लेन एरियाज हैं, पोठोवा रीजन्स हैं, वहाँ पे वो ले जाता है कोई भी फैक्टर। तो इस तरह के पेरेंट मटेरियल जो कि फ्लोएबल हों, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव किए हों, उनको हम ट्रांसपोर्टेड पेरेंट मटेरियल कहते हैं। द पेरेंट मटेरियल कैरीड एंड डिपॉजिटेड बाय वेरियस ट्रांसपोर्टिंग एजेंसीज। अब पार्टिसिपेंट ये वाला जो पोर्शन है इट हैज इम्पोर्टेंस ऑन ऑल अदर पोर्शंस। ओके, एक मिनट। तो इसको अगर हम देखें तो अगर तो ग्रेविटी जो है वो पेरेंट मटेरियल को लेके जा रही है तो वो क्लूवियल पेरेंट इस तरह की जो सॉइल जो कि ग्रेविटी की वजह से ट्रांसपोर्ट के रिजल्ट में बने उसको हम क्लूवियल सॉइल या क्लूवियल पेरेंट मटेरियल के नेम से जानते हैं। अगर वाटर के ज़रिए से हो तो एलुवियल, अगर आइस के ज़रिए से हो तो ग्लेशियल, और अगर विंड के ज़रिए से हो तो एओलियन जो है वो पेरेंट मटेरियल हमारे पास आ रहा होता है। तो पार्टिसिपेंट्स ये वाले जो 4 पॉइंट्स हैं इनको जो है वो मेमोराइज करना बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। तो आप यूँ समझ लें कि ये जी और सी वाला जो है, जैसा कि जीसी यूनिवर्सिटी है तो वो एक हिसाब से जो है वो मिले हुए हैं, तो इसको तो हम याद रख सकते हैं कि ग्रेविटी वाला जो है वो क्लूवियल है। नेक्स्ट जो है वो ऑन योर ओन जो है वो आप इसको मेमोराइज करेंगे। तो पार्टिसिपेंट इट वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। तो जो सॉइल साइंस का लेक्चर हुआ करेगा उसको मैं जो है वो खुद ही कोशिश करूंगा कि उसको शॉर्ट करूं ताकि उसके अंदर जो एक हैक्टिक मटेरियल है उससे हम जल्दी जल्दी जो है वो गो थ्रू हो सकें। तो पार्टिसिपेंट आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे एंड होता है। कल का लेक्चर किसी भी पार्टिसिपेंट ने जो है वो मिस नहीं करना, क्योंकि उसमें हम एंटोमोलॉजी का पोर्शन डिस्कस करेंगे जिसके अंदर जो है वो हम अगेन लास्ट टाइम की तरह जो है वो कॉटन के जो 2 इम्पोर्टेंट नेक्स्ट हमारे पास हैं पेस्ट्स उनको हम डिस्कस करेंगे। इट वुड बी वन ऑफ देम आर्मी वर्म होगा, और सेकंड वाले को भी मैंने देखा नहीं है, आर्मी वर्म की मैंने प्रेजेंटेशन जो है वो रेडी कर लिया इसलिए मुझे पता है। तो पार्टिसिपेंट एक और अनाउंसमेंट जो मैंने कल भी की थी उसको मैं जो हूँ वो अगेन एक दफ़ा रिपीट करूँगा, उसके बाद हमारा जो है वो मीटिंग का टाइम एंड हो जाएगा। जस्ट उस्मान भाई कहते हैं वाटर को जी, लूवियल और ग्रेविटी वाला जी और सी को आप याद रख लें, ग्रेविटी वाला क्लूवियल है। क्लूवियल, ठीक है। हमारा जो स्पेशल सेशन जैसे मैंने कल भी बताया था कि ये जो है इस दफ़ा संडे को नहीं बल्कि सैटरडे को होगा दोपहर के टाइम 3:30 बजे। तो इसके लिए जो हमने इस दफ़ा जिस स्पेशल गेस्ट को हमने इनवाइट किया है शी इज़ मिस सबा तहसीन शाहिद। ये एक्चुअली तो पेस्टिसाइड इंस्ट्रक्टर या फिर EOPP के हैं उसके तौर पर एक्ट कर रही हैं, लेकिन इन्होंने जो है वो एक्सटेंशन वगैरह का भी इनका जो है वो एक्सपीरियंस है, तो इन्होंने उसको भी क्वालिफाई किया हुआ, तो शी विल गाइड अस वेरी वेल। तो इस जो ब्राउचर को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पार्टिसिपेंट ने शेयर करना है ताकि इनका जो नॉलेज है, जो इनका एक्सपीरियंस है, उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। पार्टिसिपेंट